Hello everyone. Today we will start next topic the imperial officials. शाही नौकरशाही. इस टॉपिक का जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था. इस वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. तो सेकंड पॉइंट है इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर, सूचना और साम्राज्य. कि मुग़ल प्रशासन में जो भी न्यूज़ थी, जो समाचार थे या जो इन्फॉर्मेशन थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता था, किस तरीके से पहुंचाया जाता था, ये इसमें हम देखेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है द कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड वाज ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन. कि मुग़ल प्रशासन के लिए किसी भी विषय के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी स्टिक और विस्तृत जानकारी, ठीक है, एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था. ठीक है. क्योंकि जैसा हमने देखा कि मुग़ल प्रशासन या मुग़ल साम्राज्य के बारे में हमें जितनी भी जानकारी मिली है वो कहाँ से मिली है, जो रिटर्न सोर्स थे वहाँ से मिली है. चाहे उसमें फिर मुग़ल क्रॉनिकल्स हो या कोई मुग़ल इंस्क्रिप्शन हो, ठीक है, कोई भी अभिलेख हो या फिर जो इतिवृत्त, जो उनकी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी या फिर कोई भी ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे ही हमें मुग़ल साम्राज्य की स्टिक जानकारी मिलती है. तो मुग़ल प्रशासन में आप देखोगे स्टार्टिंग से ही किसी भी जो इन्फॉर्मेशन था उसको लिखने का एक प्रचलन था. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें द मीर बख्शी सुपरवाइज द कोर्स ऑफ कोर्ट्स राइटर्स. की जो मीर बख्शी थे, मीर बख्शी कौन है, उच्चतम वेतनदाता. हमने बात की थी कि पे मास्टर जनरल जो है उनको मीर बख्शी कहा गया था. तो मीर बख्शी जो दरबार में उपस्थित जितने भी लेखक थे या लिपक थे जो लिखने का काम करते थे, उनका जो समूह था या उनका जो दल था, उसको उनके सुपरवाइज थे या फिर हम कह सकते हैं कि उन पे निगरानी रखते थे, उन पे उनका जो काम होता था वो बताया जाता था किसके द्वारा, मीर बख्शी. मीर बख्शी ही लोगों को काम बताते थे कि आपको ये काम करना है. दूसरा है कि राइटर्स, इनको क्या कहा गया है, वाक्यानवीस. वाक्यानवीस जो टर्म है वो पर्शियन लैंग्वेज में है. जैसे हम इंग्लिश में राइटर पढ़ रहे हैं, हिंदी में लेखक, वैसे ही लेखक को पर्शियन लैंग्वेज में वाक्यानवीस कहा गया है. इस तरीके के जो टर्म्स हैं वो आप देख सकते हो 1 मार्क्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, या फिर जो मैचिंग्स आते हैं 1 मार्क्स के उनमें पूछे जाते हैं कि इनको मैच करो कि ये टर्म किसके लिए यूज हो रहा है. तो वाक्यानवीस किसके लिए यूज हो रहा है, लेखक के लिए. यही जो मीर बख्शी है वो किन के लिए यूज हुआ है, जो उत्तम वेतनदाता थे या जो पे मास्टर जनरल थे उनके लिए यूज हुआ है. ठीक है. तो ये जो कोर्ट राइटर्स थे, जो दरबार में लेखक रखे जाते थे, ये दरबार में होने वाली सभी चीज़ों को लिखते थे, जो भी वहाँ पे उपस्थित है उनके बारे में, या जो भी वहाँ पे एक्टिविटी की जा रही है उनके बारे में सारा रिकॉर्ड ये राइटर्स रखते थे. ठीक है. नेक्स्ट है द एजेंट्स, वकील जिनको कहा गया है. एजेंट्स, वकील ऑफ नोबल्स एंड रीजनल रूलर्स, जो क्षेत्रीय शासक थे उनके, और जो अभिजात वर्ग थे, नोबल्स थे, अभिजात लोग थे, उनके जो एजेंट्स थे. ठीक है. रीजनल रूलर्स रिकॉर्डेड द एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट्स अंडर द हेडिंग. ठीक है. कोर्ट में, दरबार में जो उपस्थित होते थे नोबल्स की तरफ से, या जो रीजनल रूलर्स थे, क्षेत्रीय शासक थे, उनकी तरफ से जो एजेंट्स कोर्ट में, राज दरबार में उपस्थित होते थे, वो राज दरबार में होने वाली सभी घटनाओं का जो भी समाचार थे उनको लिखते थे. ठीक है. और इन्हीं को क्या कहा गया था, न्यूज़ फ्रॉम एक्सोलेटेड कोर्ट्स, की उच्च दरबार से, शीर्ष दरबार से समाचार. इसका मीनिंग क्या होगा, शीर्ष दरबार से समाचार, जिसको पर्शियन लैंग्वेज में क्या कहा गया है, अखबारत ए दरबार मुअल्ला. ठीक है. अखबार ए दरबार मुअल्ला उसको कहा गया है. यानी कि दरबार में जो घटनाएं हुई उन घटनाओं का विवरण ये जो एजेंट्स थे ये रखते थे. ठीक है. अब ये जो एजेंट्स थे, जो नोबल्स की तरफ से या फिर जो क्षेत्रीय शासक थे उनकी तरफ से दरबार में उपस्थित होते थे, ये भी वहाँ घटने वाली हर घटना को लिखते थे, चाहे उसमें अटेंडेंस एट द कोर्ट, ठीक है, जो भी दरबार में उपस्थिति, कितने लोग उपस्थित थे, ठीक है, उन सब का विवरण, या फिर राजा के द्वारा जो टाइटल्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, कोई पद या पदवियाँ दी जा रही हैं, कोई अनुदान दिया जा रहा है उसके बारे में, या राजा को जो गिफ्ट मिल रहे हैं उन सब का विवरण ये लोग लिखते थे. ठीक है. और ये क्यों लिखते थे, ठीक है, इसका आगे देखेंगे. दिस इंफॉर्मेशन इज़ वैल्यूएबल फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइव्स ऑफ किंग्स एंड नोबल्स. कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी, जो दरबार में की जाने वाली सभी घटनाओं की जानकारी लिखते थे, ये घटनाएं या फिर ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना, ये जानकारी राजा के और जो अभिजात लोग थे, राजा थे जो मुग़ल शासक थे उनके, और जो अभिजात उत्तम वर्ग था, जब वो अपने बारे में इतिहास लिखवाते तो उनका प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है, यानी सार्वजनिक और जो निजी
आप कह सकते हो जीवन से संबंधित सूचनाएं उनको लिखनी होती थी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जब भी राजा का और जो अभिजात वर्ग था उनका इतिहास लिखना होता था, सार्वजनिक और निजी इतिहास लिखना होता था, तो ये सूचनाएं वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होती थी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से इतिहास लिखा जाता था। फॉर एग्जांपल जैसे अकबरनामा लिखा गया, तो अकबरनामा में क्या लिखा गया, अकबर से संबंधित सारी चीज़ें कि उसने कब कौन सी विजय प्राप्त की, कब किस शासक को हराया, कब कौन सा क्षेत्र जीता, कब कौन सी चीज़ें बनवाई, तो इन सबको पहले से रिकॉर्ड रखा गया था और धीरे धीरे बाद में भी इनको ऐड किया गया। और प्रेजेंट में जो जो चीज़ें चल रही थी उनको तो लिखा ही गया, प्लस में जो पहले हो चुकी उनका रिकॉर्ड देख के ही तो जो अकबरनामा था उसको कंप्लीट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फुट रनर्स, जिनको कशीद और पथमार भी कहा गया है। फुट रनर्स इनको हरकारे कहा गया है। ठीक है, हरकारे फुट रनर जो पैरों से दौड़ते हैं। ठीक है, कीप्ट रनिंग डे एंड नाइट रैपिंग दीज डॉक्यूमेंट्स इन बैम्बू बॉक्स, कि जो सूचनाएं हैं, हम कह सकते हैं जो आदेश हैं, जो आप कह सकते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या इंपीरियल्स ऑर्डर्स हैं, जो शाही आदेश हैं या फिर ऐसे शाही दस्तावेज हैं या फिर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आप एक स्थान से और दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचाया जाएगा, एक छोर से दूसरे छोर पर, क्योंकि मुग़ल एम्पायर काफ़ी बड़ा था हम देखते हैं, तो ये सब जो जानकारियाँ थी या फिर जो आदेश था, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचाया जाता था, तो ये पहुंचाते थे फुट रनर्स। ठीक है, ये फुट रनर इनको हरकारे कहा गया है। पर्शियन लैंग्वेज में इनको कशीद और पथमार भी इनको कहा गया है। ये लोग दिन रात जो भी आदेश था उसको लेकर दौड़ते थे, और ये जो शाही आदेश था या जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, इनको बैम्बो बॉक्स यानी कि जो बांस का बना हुआ बॉक्स होता था उसमें लपेटकर और ये लोग लेकर और दिन रात भागते रहते थे। अच्छा, ये जो सिस्टम था वो कैसे काम करता था कि जब राजा ने कोई आदेश दिया उसको जैसे कि बॉक्स में डालकर और एक व्यक्ति लेकर भागेगा, जो भी फुट रनर है उसको लेकर भागते थे, और इनके हाथ में एक छड़ी होती थी, एक डंडा होता था जिसके ऊपर बैल लगी होती थी, एक घंटी लगी होती थी, और जब भी ये भागते थे तो जो बैल थी वो साउंड करती थी आवाज़, तो जब भी ये अपनी सीमा तक पहुंचते, यानी कि इनका सिस्टम कैसे काम करता था कि एक व्यक्ति यहाँ से अगर आदेश को लेकर दौड़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पे तैयार रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो आप कह सकते हो रास्ता है वो निर्धारित होता था कि इतनी दूरी, इतने मील या इतने किलोमीटर ही इनको भागना होता था। एक व्यक्ति यहाँ से लेके भागेगा और यहाँ पे जाके जो दूसरा व्यक्ति तैयार है ये जो ऑर्डर है उसको दे देगा, और उसके बाद ये वाला व्यक्ति भागेगा, तीसरे तक पहुँचाएगा। इस तरीके से ये जो सिस्टम था काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें द एम्पायर वॉज कनेक्टेड बाई ए सरप्राइजिंग रैपिड इंफॉर्मेशन लूप फॉर पब्लिक न्यूज़, कि जो मुग़ल प्रशासन था वो आप देखोगे एक बहुत ही तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था। रैपिड इंफॉर्मेशन लूप, ठीक है, बहुत ही तीव्र सूचना तंत्र, यानी एक आदेश राजा ने दिया नहीं कि बहुत ही जल्दी उसको दूसरे इलाकों में, दूसरे क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मुग़ल प्रशासन के लिए बहुत अच्छा भी रहा है, क्योंकि जो दूर दराज के क्षेत्र थे, अगर वहाँ पे छोटे या ऐसे कोई विद्रोह हो जाते थे तो उनको राजा आसानी से दबा सकता था, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन राजा तक बहुत ही जल्दी पहुँचाई जा सकती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इसमें बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन, केंद्र से दूर जो छोटे छोटे राज्य थे, प्रांत थे, उनमें प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे समझने के लिए कि जहाँ केंद्र में राजा शासन करता था, यानी शीर्ष पर सबसे टॉप पर कोई भी एम्पायर है तो सबसे टॉप पर शीर्ष पर कौन होंगे, सेंटर, जहाँ पे हम कह सकते हैं कैपिटल आती है, राजधानी, और यहाँ पे राजा डायरेक्ट शासन करते हैं। ठीक है, सेंटर। उसके बाद में जो साम्राज्य डिवाइड था, जैसे सेंटर के बाद में, और ये प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, प्रोविंसेस प्रांतों में विभाजित था, जिसको मुग़ल साम्राज्य में सूबा कहा गया है। ठीक है, प्रांतों को सूबा कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जो सूबा थे, जो प्रांत थे, वो डिवाइड थे किसमें, सरकार। ठीक है, जिलों में, जैसे प्रेजेंट भी हमारे सेंटर में है, केंद्र है, उसके बाद राज्य हैं, उसके बाद ज़िले हैं, ठीक है, तहसील है, और उसके बाद में हमारी जो गांव आते हैं, शहर आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम है, सिर्फ थोड़ा नाम चेंज में
तो यहाँ पे प्रांतों को सूबा कहा गया था और प्रांत आगे चल के डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड थे। डिस्ट्रिक्ट को सरकार यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद जो ज़िले थे वो सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड थे, उप जिलों में डिवाइड थे, जिनको परगना कहा गया है। और लास्ट में वैसे ही परगना जाके गाँव में और छोटे शहरों में विभाजित थे। ठीक है, वहीं जहाँ केंद्र में जो शासक थे, मुग़ल जो शासक बैठते थे गद्दी पे, वो शासन करते थे। उसके बाद वहीं प्रांतों में या जिनको सूबा कहा गया है, वहाँ पे सूबेदार शासन करते थे। राजा की तरफ से सूबेदार शासन करते थे। ठीक है, वहीं आगे चल के ज़िलों में या सरकार में फौजदार शासन करते थे। ठीक है, यहाँ पे सरकार में फौजदार शासन करते थे। और आगे चल के जो परगना बनता या उप जिला बनता, वहाँ पे छोटे छोटे 2-3 जैसे चौधरी हो गए, मुकदम हो गए या फिर काजी हो गए, इस तरीके से यहाँ पे लोग शासन करते थे। और गांव में वहीं जो गांव के मुखिया होते हैं वो शासन करते थे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले सूबाज। द प्रोविंसेस हैड सबऑर्डिनेट मिनिस्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द सेम मिनिस्टर ऑफ द सेंटर, कि जैसे केंद्र में राजा शासन करते थे, उसके बाद जो मंत्रिमंडल वहाँ पे शासन करता था, सेम उसी तरीके से छोटे छोटे अधिकारी सूबों में या प्रांतों में, हम कह सकते हैं कि प्रांतों में शासन करते थे। जैसे हमने कि पढ़ा था कि सेंटर में कौन होते थे, दीवान आला, मीर बख्शी या फिर सदर उस सदूर। तो प्रांतों में उनसे अधीनस्थ, उनसे छोटे कौन हो गए, दीवान, खाली दीवान आला नहीं है, दीवान, बख्शी और सदर हो गए। इस तरीके से ये लोग यहाँ पे शासन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर, सूबेदार, वाज रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द एम्पेरियर, कि जो सूबे थे या जो प्रांत थे उनके मुखिया कौन थे, उनको जिनको गवर्नर कहा गया है। ठीक है, जिनको गवर्नर कहा गया है, राज्यपाल कहा गया है, और उनको क्या उस टाइम में क्या कहा गया था, सूबेदार। ठीक है, सूबेदार कहा गया था, जो सीधे ही सेंटर की तरफ से शासन करते थे और जो भी रिपोर्ट थी डायरेक्ट जो शासक था, एम्पीयर था, उसको बताते थे। ठीक है, जैसा प्रेजेंट में भी हमारे जो स्टेट की बात करें तो वहाँ पे हमारे गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल, वो सीधा किससे कनेक्ट होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति से। तो ऐसे ही जो सूबा था उसके जो मेन हेड थे, मुखिया थे, वो कौन होते थे, सूबेदार। इनके अलावा यहाँ पे 3 और मिनिस्टर होते थे, कौन कौन से, दीवान, बख्शी और सदर काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सरकार, जिसमें फौजदार जो हेड थे उनके मुखिया थे, फौजदार थे। ठीक है, द फौजदार वर डिप्लॉयड विद कॉन्टीजेंट ऑफ हैवी कैलेवरी एंड मस्केटर्स इन डिस्ट्रिक्ट्स, कि जो फौजदार थे वो हैवी कैवलरी यानी कि घुड़सवार सेना वो रखते थे, उनके पास एक सेना होती थी, और मस्केटर्स जो तोपची कह सकते हो या तोप चलाने वाले या बंदूक चलाने वाले लोगों से पूरा, मतलब कि वो जब ज़िले में शासन करते थे उनके पास में अपनी एक सेना होती थी और अपने तोपची होते थे, बंदूक चलाने वाले अपने हथियार उनके पास में होते थे और डिस्ट्रिक्ट में ये काम करते थे। नेक्स्ट है परगना। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एट द परगना लेवल वाज सुपरवाइज्ड बाय 3 सेमी हेरिडेटरी ऑफिसर्स। ठीक है, यहाँ पे 3 ऐसे अर्ध अनुवांशिक अधिकारी थे जो यहाँ पे शासन करते थे। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, स्थानीय प्रशासन था, उसमें तो परगना में ऐसे कौन कौन से अधिकारी थे जो शासन करते थे। सबसे पहले है कानूनगो। कानूनगो इसको कहा गया है, कानूनगो नाम इनका, कीपर ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जो राजस्व था उसका रख रखाव करने वाले उनके रखवाले थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चौधरी, द चौधरी। दूसरा है चौधरी इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, जो रेवेन्यू था, राजस्व था, जो राज्य को जो उसकी प्रजा थी वो राजस्व देती थी, तो उस राजस्व को इकट्ठा करने के जो मंत्री थे, जो प्रभारी थे, वो थे चौधरी, उनको कहा गया है। और तीसरा है काजी। काजी जो धार्मिक कार्य भी करते थे, और दूसरा जो न्याय देने का, ठीक है, एक न्यायाधीश के रूप में, एक जज के रूप में भी जो काजी थे वो काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पर्शियन वाज मेड द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट बट लोकल लैंग्वेज वर यूज्ड फॉर विलेज अकाउंट्स, कि वैसे तो जो पर्शियन थी, फारसी भाषा थी, वो एक प्रशासन की भाषा थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी। अब जो मुग़ल सेंटर में काम की जा रही थी, कहीं भी पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था ऊपर से नीचे तक, वहाँ पे पर्शियन भाषा ही काम करती थी। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन था, मेनली जिसमें हम विलेज की बात करें, गाँव में, क्योंकि हर गांव में छोटी छोटी अपनी अपनी लोकल लैंग्वेजेस होती थी, तो वो अपनी ही भाषा, स्थानीय जो भाषा थी, उनका ही यूज करते थे प्रशासन को चलाने में।
Each departments of administration maintained a large support staff of clerks, accountants, auditors, messenger and other functionaries। कि जो मुग़ल प्रशासन था उसको चलाने के लिए एक, आप कह सकते हो इतना बड़ा एक लार्ज स्केल पे एक स्टाफ काम कर रहा था, जिसमें क्लर्क्स जो लेखपाल होते थे, ठीक है, अकाउंटेंट जो आप कह सकते हो लेखा परीक्षक थे, ऑडिटर्स, मैसेंजर एंड अदर फंक्शनरीज जो संदेश वाहक, और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी इसमें काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुग़ल प्रशासन, जो हमने देखा सेंटर जो सूबों में डिवाइड थे, सरकार में, फिर परगना में और फिर ग्राम में, और लास्ट में जो ग्राम थे उसमें जो ग्राम के मुखिया होते थे, ठीक है, गांव के जो मुखिया होते थे वो प्रशासन करते थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मुग़ल प्रशासन किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट था, कि राजा जो थे वो दूर दराज के जो क्षेत्र थे वहाँ से भी आराम से शासन, वहाँ पे भी आराम से शासन चला सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू वेरी मच।